हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संभव बुक सीरीज के अंतर्गत। जी हां दोस्तों, यूपीएससी वाला के भौतिक भूगोल के 14 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ने वाले हैं, जो है आपका वायुमंडल का तापमान। लास्ट चैप्टर में हमने वायुमंडल तापमान, रेडिएशन, किस प्रकार हमारा वायुमंडल गर्म रह सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमारे अलग अलग वायुमंडल की परतों और उनके प्रभाव और उनकी विशेषताओं की जानकारी ली थी। अब इस क्लास के अंतर्गत एक छोटा सा डिस्कशन जो है अगले 20-30 मिनट में आपको अच्छे से सुनना है। क्लास के अंत तक एक होमवर्क दूंगा, अगर आपको क्लास अच्छे से समझ आई है तो वो होमवर्क आप निश्चित तौर पे कर पाओगे। तो अच्छे से सुनिएगा और इस क्लास को सुनते वक्त आप साथ साथ में जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वह भी नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। अदरवाइज ये नोट्स आप पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ्री क्लास लिंक से प्राप्त कर पाएंगे। संभव बैच पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। आज गुरुवार को हम इस चैप्टर का करते हैं श्री गणेश दोस्तों। यहां पे आप हेडिंग लगा लेंगे वायुमंडल का तापमान, द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर और द टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर। तापमान का अर्थ क्या था? सबसे पहले जब हमने गत क्लास में यह पढ़ा था कि सर आपका तापमान क्या होता है, तापमान को हमने एक ऊर्जा के रूप में जानकारी मिली थी। किसी भी पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप था। ये क्या था आपके पास में? औसत गतिज ऊर्जा का माप, इसे ही क्या कहा गया था आपके पास में? टेम्परेचर कहा गया था। तो किसी भी निकाय या किसी वातावरण के ऊष्मन या शीतलता को यह इंगित करता है। यानी इससे हमें दो चीजें पता चल सकती हैं कि कितनी हीट है ऊष्मन व कितना वह ठंडा है, राइट। तो हॉट और कोल्ड किस डिग्री तक है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे यह इंगित करता है। यह मापता है कि किसी भी सामग्री में अणु कितनी तेजी से गति कर रहे हैं। जो उनकी गतिज ऊर्जा है, जो उनके अंदर मैकेनिकल डायनेमिक जो एनर्जी है, उसका आप औसत निकालते हैं, यही टेम्परेचर होता है। तो यहां पे अगर मैं कहूं किसी भी विषय वस्तु का तापमान अगर उच्च है तो उच्च तापमान में क्या होगा? कण तेजी से कंपन कर रहे हैं और कणों के आपस में टकराने के कारण, जैसे सपोज यहां पे मैं कुछ कण ले लेता हूं, ठीक है ना, और यहां पे मैं एक मोमबत्ती रख लेता हूं आपके पास में, है ना। अब ये मोमबत्ती के कारण क्या देखने को मिलेगा दोस्तों आपके पास में कि सर लगातार यहां से जो है ऊष्मा जो है, हीट जो है, वह इन कणों को और भी ज्यादा क्या करती हैं? ऊर्जावान करती। तो ये जो कण हैं, ये जो इसमें कण हैं, ये आपस में क्या करेंगे? गति करेंगे। और यह आपस में क्या करने वाले हैं? टकराने वाले हैं। और जब ये आपस में गति करेंगे, जब ये आपस में टकराने की कोशिश करेंगे, इनमें एक गतिज ऊर्जा आएगी और इसी कारण किसी भी वस्तु का टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है। कणों के अंदर कंपन के कारण, कणों के अंदर मूवमेंट के कारण यह गतिज ऊर्जा देखने को मिलती है। अब इसके आगे आपको एक और चीज पता होनी चाहिए आपके पास में कि सतह का तापमान, किसी भी ठोस या तरल पदार्थ को देखें, उसकी भौतिक सतह का तापमान जो है हमें चेक करना है। हम सरफेस टेम्परेचर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी सतह का तापमान। इस बार यूपीएससी ने इस पे प्रश्न भी पूछ लिया था दोस्तों। यूपीएससी ने वर्ष 2024 के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत यह प्रश्न भी पूछा हुआ था, सतह के तापमान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपके सतह का तापमान क्या हो गया? कोई भी ठोस यानी जमीन की बात कर लो आप लोग, चाहे किसी ऑब्जेक्ट की बात कर लो, या तरल यानी लिक्विड यानी पानी, नदी की बात करो, झील की बात कर लो, या मैं समुद्र महासागर की बात कर लो, ठोस या तरल पदार्थ की भौतिक सतह का तापमान। इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों? सरफेस टेम्परेचर या सतह का तापमान कह रहे हैं। जैसे भूमि का हो सकता है, जल का हो सकता है। हम अब पढ़ रहे हैं वायुमंडल का तापमान। सर जब भी आपको वायुमंडल का तापमान पता करना है, मतलब सर अब मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारी यह अर्थ है,
इससे ऊपर है हमारा एटमॉस्फेयर, कई लेयर्स में है। हमने कहा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना, ये सारी चीजों की जानकारी ली थी। तो पृथ्वी के वायुमंडल में वायु का तापमान जो है, जिसे हम सामान्य सतह से 12 मीटर की ऊंचाई पे मापते हैं, कितनी ऊंचाई पे मापते हैं दोस्तों? सतह से 12 मीटर की ऊंचाई पे इसको मापा जाता है। और 12 मीटर की ऊंचाई के आसपास में आप वायुमंडल का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं ना कि भैया राजस्थान में, जोधपुर में आज का तापमान, मैं कहता हूं सपोज 15 डिग्री सेल्सियस है, तो 15 डिग्री सेल्सियस वायुमंडलीय तापमान है। और वो वायु का तापमान जो है, वो वायुमंडल के अंदर वायु का तापमान सामान्यतः इस सतह से लगभग कितना है आपके पास में? 1.2 मीटर। कितना है आपके पास में? 1.2 मीटर की ऊंचाई पे मापा जाता है। तो लगभग 1.25 मीटर, ये 12 मीटर नहीं है, इसको थोड़ा सा कर देना कि वायुमंडल का जो तापमान है वह पृथ्वी की सतह से मीटर 1.2 मीटर की ऊंचाई पर मापा जाता है। क्या यह क्लियर है हमें? आर वी क्लियर ऑन दिस? सो टेम्परेचर वाले पर्सपेक्टिव से भी आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर करनी है। अब ये टेम्परेचर मेजर कौन करेगा? जनरली आप यहां पे टेम्परेचर, अगर मेजरमेंट की बात आ जाती है आपके पास में, तो मापन उपकरण और तकनीक भी आपको यहां पे पढ़ने वाला टॉपिक है। तो लिखेंगे आगे तापमान मापन उपकरण व तकनीक। तो किस प्रकार हमारे इस टेम्परेचर का मेजरमेंट होने वाला है, इसकी भी हमें चर्चा साथ साथ में करते जाना है। जनरली आप सभी को पता होगा, अगर मैं पूछूं आपको भाई टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, आप कहते हैं थर्मोमीटर से। किससे करते हैं दोस्तों? हम लिख देंगे कि सर जो हमारा थर्मोमीटर है, थर्मामीटर है, इसके द्वारा हम लोग विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। उसमें पारा भरा होता है ना, पारा किस प्रकार प्रसारित होता है एक निश्चित मानदंड के ऊपर, जैसे ही उसका प्रसारण होगा, ज्यादा तापमान है तो ज्यादा वो एक्सपेंड होगा, ज्यादा एक्सपेंड होगा तो ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। तो विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए जनरली हम थर्मामीटर के द्वारा भी तापमान चेक करते हैं। अब कई बार धातु के जंक्शन पर वोल्टेज अगर उत्पन्न करना हो तो हम लोग थर्मोकपल को यूज करते हैं। प्रतिरोध तापमान को डिटेक्ट करता हो, है ना, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंट टेम्परेचर को डिटेक्ट अगर करना हो तो विद्युत प्रतिरोध के परिवर्तन के सिद्धांतों पे वह कार्य करता है। आपके पास में आपने नाम सुना है कई बार थर्मिस्टर। तो ये थर्मिस्टर जो है ना दोस्तों, वो तापमान में प्रतिरोध के साथ में जो तापमान का जो परिवर्तन है उसके साथ में प्रतिरोध में परिवर्तन को भी थर्मिस्टर के द्वारा चेक किया जा सकता है। पायरोमीटर सुना होगा। पायरोमीटर में हम लोग क्या चेक करते हैं? पायरो मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, सोलार से रिलेटेड, विकिरण से रिलेटेड, मतलब विकिरण के माध्यम से उच्च तापमान अगर है तो उसे पायरोमीटर चेक करता है। कौन चेक करता है? पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या चेक करता है दोस्तों आपके पास में? पायरोमीटर का काम इतना सा होगा, विकिरण के माध्यम से उच्च तापमान का मापन। कई बार आपने गैस थर्मामीटर भी होगा कि गैस है, गैस को कैसे मापेंगे, गैस ठंडी है या गर्म है। तो निम्न तापमान के लिए जो गैसों का प्रसारण होता है ना, निम्न तापमान पे, जैसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन बहुत ठंडी गैस है, कई सारी गैसेस है, उनको निम्न तापमान पे स्टोर किया जाता है, तो उसके लिए गैस थर्मामीटर अलग से आता है आपके पास में, ठीक है ना। लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर भी हो सकता है, ताप संवेदनशील, उसमें क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है। इंफ्रारेड इमेजिंग कैमरास भी होते हैं। कई बार आपने आजकल देखा होगा एक कैमरा होता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर यूज करते हैं। आपने डिस्कवरी पे, नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा, है ना, कि इंफ्रारेड इमेजिंग कैमरास होता है, तो तापमान की भिन्नता के लिए थर्मल जो इमेजेस हैं वह कैप्चर करता है। क्या है आपके पास में? इसको हम लोग लिखेंगे इंफ्रारेड इमेजिंग कैमरा। राइट।
अलग अलग टेम्परेचर की वस्तुएं जो है ना वो बता देता है इंफ्रारेड इमेजिंग कैमरा। अब ये फाइबर ऑप्टिकल भी आपके पास में टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो अपवर्तन सूचकांक जो है आपके पास में कि किस प्रकार यहाँ पे विकिरणों का सिग्नल्स का अपवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन इंडेक्स के परिवर्तन का उपयोग करते हुए फाइबर ऑप्टिक्स तापमान को भी कहीं न कहीं चेक किया जा सकता है। यहां पे तापमान को मापने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं कि 3 इकाई हैं दोस्तों हमारे पास में। तो ये तो हो गए आपके पास में उपकरण, ठीक है। अब दूसरा है आपके पास में मापन की इकाई। मापन की इकाई के लिए जो दोस्तों हम लोग यूज करने वाले हैं वो 3 है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस को कैसे लिखते हैं हम लोग दोस्तों, डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाता है ना। फिर है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, अब ये फ़ारेनहाइट जो है आपके पास में इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखने वाले हैं दोस्तों, कैपिटल एफ रहेगा। केल्विन होता है तीसरा, और भी होते हैं पर मुख्य तौर पे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम इन तीनों को पढ़ते हैं, डिग्री केल्विन, ठीक है। सो इन 3 के अंतर्गत जो है ये तापमान मापन की इकाइयां होती है। अब जानकारी हमको एक और चीज की ले लेनी चाहिए साथ साथ में कि हम यहां पे जो कई बार कहते हैं सर डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या फ़ारेनहाइट दे रखा है तो केल्विन में कन्वर्ट करो, केल्विन दे रखा है तो सेल्सियस में कन्वर्ट करो। अब ये कैसे करेंगे, बोलो मामला तो बराबर है सर, ऐसे प्रश्न आए भी हैं आपके पास में। तो यहां पे कुछ फॉर्मूलाज है, मैं वो आपके समक्ष रखने की चेष्टा करता हूं। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दोस फॉर्मूलाज, राइट। सो एक इमेज देनी थी आपके लिए, ये इमेज हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके लगा दी। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कैसे पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट होता है आपके पास में वह डिग्री सेल्सियस के अंदर 100 डिग्री है ना। पानी के फ्रीज होने का बिंदु 0 डिग्री है, एब्सोल्यूट जीरो जो है वो -273 डिग्री के ऊपर आता है। अब वही अगर आप केल्विन में देखेंगे तो पानी बॉईल कब हो रहा है, 373 केल्विन पे। पानी जम कहां रहा है, 273.5 डिग्री केल्विन के ऊपर। और एब्सोल्यूट जीरो मतलब केल्विन में कहीं न कहीं हम जीरो मानते हैं। यही आप फ़ारेनहाइट में आ जाएंगे तो पानी बॉईल कहां हो रहा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बॉईल होता है। पानी फ्रीज कहां हो रहा है, 32 डिग्री पे पानी फ्रीज हो रहा है। एब्सोल्यूट जीरो कहां आ रहा है, 459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जो है आप एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सपोज आपको हमने दे दिया है सेल्सियस, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है, फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है कि जो फ़ारेनहाइट में डिग्री में टेम्परेचर दे रखा होता है, डिग्री हमेशा पहले लगती है बाद में नहीं, ऐसे डिग्री सेल्सियस है ना। तो यहां पे जो भी फ़ारेनहाइट अगर आपको कैलकुलेट करना है, सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, तो जो सेल्सियस में यहां पे तापमान दे रखा है, डिग्री सेल्सियस जो भी दे रखी होगी आपको एग्जांपल में, उसको मल्टीप्लाई कर देना सीधा 9/5 से। कितने, 9/5 से उसको गुणा कर देना, और अंत में जाते हुए जो भी आपकी यहां संख्या आएगी उसे 32 से जोड़ देना। तो यहां पे आपको सीधा अगर सेल्सियस दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट हो जाएगा। अब भैया आपके पास में फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करना है तो इसका उल्टा क्या होगा, ठीक उलट करके देख लो। अगर मेरे को यहां पे डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करना है ना, तो मैं फ़ारेनहाइट में से पहले तो क्या कर दूंगा, जो भी फ़ारेनहाइट यहां पे डिग्री दे रखी है माइनस कर दूंगा 32, यस और नो। -32 करने के बाद में जो भी मेरे पास में संख्या आएगी, मतलब पहले यह चीज होनी चाहिए, उसके उपरांत ब्रैकेट वाला बोर्ड मास तो आपने जानकारी ले रखी है ना, बोर्ड मास की जानकारी तो है ना आपको कि पहले ब्रैकेट ऑपरेट होता है उसके बाद में सारी चीजें ऑपरेट होगी। सो उसके उपरांत मैं कहीं ना कहीं आपके पास में इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका उल्टा कर देना है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 9/5 था, यहां 5/9 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। तो ये बस एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, कई बार आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है और केल्विन पता करना है। क्या पता करना है आपके पास में, केल्विन पता करना है। सर उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सर जब भी आपको केल्विन के अंदर टेम्परेचर निकालना पड़े या पड़ जाए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है कि सर हमारे पास में
केल्विन के अंदर, डिग्री केल्विन अगर आपको पता करनी है और सेल्सियस हमने दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, सेल्सियस में 273 जोड़ देना है। सेल्सियस के अंदर क्या जोड़ देना है? 273.15। यह माप जो है आपको जोड़ देना है। ये देखो -273, इसको बस जोड़ देना है आपके पास में, तो आपको सीधा क्या टेम्परेचर मिल जाएगा? अगर सेल्सियस दे रखा है तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका केल्विन मिल जाएगा। जैसे यहां देखिए पानी 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, और वही अगर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब, जबकि वही अगर मैं केल्विन में कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो कितना है आपके पास में? 100 के साथ में 273.5 जोड़ दिया तो आगे आपके पास में 373। समझ में आई बात आपको? ये प्रश्न आ सकता है बच्चा, क्या हम लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं? किस किस को समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोगों ने 15 मिनट बात कर ली है, इसमें हमने 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो है आपके समक्ष लिख ली है। कई बच्चों को शुरुआत से ही क्लियर नहीं होता है। अभी यह समय है कि ये 15 मिनट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, जान लिए, तो आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को और सेल्सियस से केल्विन के अंदर जो है यहाँ पे टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। कुछ चीजें तो याद करनी होगी ना यार। अब इस फॉर्मूला में हम घुसेंगे नहीं, कोई प्रमेय क्या है, क्या थ्योरम है, याद कर लो ना, बेसिक सा है। यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई किया 9/5 से और साथ में 32 जोड़ दिया, यहाँ पे 32 माइनस करके 5/9 कर दिया। यहाँ पे और कुछ नहीं है, अगर मेरे को केल्विन कैलकुलेट करना है तो डिग्री सेल्सियस के साथ में 273 जोड़ देना है। सिंपल सी गणित है दोस्तों आपके पास में। क्या इतना सा मेरा काम कर सकते हो? कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से? ठीक है। अब इसके उपरांत जब हम आगे बढ़ते हैं, तापमान के वितरण की बात करेंगे, तापमान के भिन्नता की बात करेंगे। तो अगला हेडिंग लगा लो मित्रों। अगला हेडिंग क्या है? तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन, तापमान का वितरण। वह तापमान के अंदर जो भिन्नता आ सकती है, जो डिफरेंसेस आ सकते हैं। राइट, यह चीजें याद रखी जा सकती हैं दोस्तों। अब यहां पे तापमान भिन्नता से मेरा क्या मतलब? मैं जब ये शब्द लिखता हूं ना कि सर टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो अलग अलग टाइम स्केल पे, यानी दिन पे, अलग अलग सीजन्स में, सर्दी गर्मी बारिश, है ना, या फिर अलग अलग समय भी ले सकता हूं, स्थानिक स्केल भी ले सकता हूं। जैसे लोकल टाइम बॉम्बे का अलग है आपके पास में, कोलकाता जैसे इंडिया का अलग है आपके पास में, मैं आपका बैंकॉक टाइम ले लूं, मैं आपका यूएसए टाइम ले लूं, मैं यूके टाइम ले लूं, मैं रशिया या फ्रांस का टाइम ले लूं। तो स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक आधार के ऊपर, दैनिक और मौसमी आधार के ऊपर तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। और तापमान के अंतर्गत जो ये उतार चढ़ाव होता है ना, यह दो कारणों से हो सकता है दोस्तों आपके पास में। सबसे पहला कि सर ये सारे परिवर्तन प्राकृतिक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं दोस्तों आपके पास में? नेचुरल भी तो हो सकते हैं ना ये टेम्परेचर के अंदर चेंजेस जो हो रहे हैं आपके पास में। और दूसरा फिर आ जाता है हमारे ह्यूमन यानी मानव जनित कारक। मानव जनित कारक भी जो हैं वह प्रभावित करते कि नहीं करते टेम्परेचर के चेंजेस को? अगर मैं जैसे आपके पास में दैनिक भिन्नता को अगर चेक करने की कोशिश करूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा आपके पास में कि कितना मेरा डायरनल टेम्परेचर है डेली का, है ना। तो 24 घंटे में तापमान परिवर्तन हो रहा है, इसे दैनिक भिन्नता कह देंगे आप लोग, है ना। दैनिक भिन्नता से क्या मतलब हुआ आपके पास में? 24 आवर्स में, पिछले 24 घंटे के अंतर्गत जो भी तापमान परिवर्तन हुआ है, जो भी तापमान परिवर्तन हुआ है, उसको मैं क्या कह दूंगा आपके पास में कि सर ये दैनिक भिन्नता है, डायरनल टेम्परेचर चेंज है। सूर्योदय के ठीक पहले टेम्परेचर कम होता है, दोपहर में सबसे ज्यादा होता है। जैसे मैं कहता हूं 4 AM टेम्परेचर आज जोधपुर का था, एग्जाम्पल के लिए है, जोधपुर का 4 AM का टेम्परेचर कितना था भैया आज की तारीख में? कि सर 8 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना। जबकि अभी
2 PM का दोपहर का टेम्परेचर कितना है दोस्तों आपके पास में कि सर अभी 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर जो चेंज दिख रहा है आपके पास में, यह दैनिक भिन्नता कहलाएगा। एक होता है सीजनल, एक होता है दोस्तों आपके पास में फिर सीजनल। अब भैया जो ये सीजनल है इसको भी थोड़ा सा जानकारी में लेना जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल इसको यहां रख देते हैं, ठीक है। दूसरा है सीजनल यानी मौसमी भिन्नता, सीजनल चेंजेस जो हो रहे हैं। अब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, सबको पता है। अपनी धुरी के ऊपर जो है लगातार यह घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती हैं। इसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, अलग अलग ऋतु देखने को मिलती है। 4 ऋतु पता है, सर्दी गर्मी पता है, फिर शरद ऋतु और वसंत ऋतु पता होना चाहिए। तो ग्रीष्म, शरद, शीत, वसंत, ये 4 ऋतुएं तो हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती हैं? पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सिस, ठीक है ना। क्या है इक्विनॉक्सिस, है ना, और क्या है सोलिस्टिस, इसकी जानकारी आपको है। तो हर मौसम में टेम्परेचर भिन्न होता है कि नहीं होता है। जैसे गर्मी के अंदर मैं कहूं, गर्मी के अंदर इसी जोधपुर के अंदर टेम्परेचर पहुंच जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। शरद के अंदर यही टेम्परेचर वापस हो जाता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज। शीत के अंदर यही टेम्परेचर चला जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। मैं दिन की बात कर रहा हूं, जैसे सपोज 2 PM, दोपहर को 2 बजे की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यही टेम्परेचर वापस वसंत ऋतु में पहुंच जाता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे अलग अलग ऋतुओं में भी एक स्थान विशेष में जो है तापमान वितरण में भिन्नताएं हो सकती हैं। दैनिक तौर पे हो सकती हैं, वे मौसमी तौर पे भी हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छे से सीखा व समझा, व यह भी जानी कि यह प्राकृतिक व मानव जनित कारणों से भी हो सकता है। तदुपरांत इन तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो आइए लिखते हैं आपके पास में तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारण। देखिए टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इतना लिखा रहा हूं आपको। राइट, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ मैं फैक्टर्स आपको पहले नोट करा देता हूं। जैसे है आपके पास में सबसे पहला फैक्टर है अक्षांश, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भैया लैटिट्यूड्स हो सकते हैं। फिर दूसरा है आपके पास में ऊंचाई, एल्टीट्यूड, हाइट, अलग अलग हाइट पे टेम्परेचर अलग होगा। तीसरा जो है आपके पास में वो है एल्बिडो, एल्बिडो। चौथा जो है वो है आपके पास में भूमि व समुद्र का ताप विभेदन, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। इसके अलावा और फैक्टर बताओ। और फैक्टर में आप लोकल विंड्स ले सकते हो, जो प्रचलित पवने हैं, यानी लोकल विंड्स, ठीक है। एक और फैक्टर्स बताओ आप, पर्वतीय अवरोध ले लो,
पर्वतीय अवरोध। अब दोस्तों ये जो है आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपको समझ में आई ना, इसका मतलब भाई तुम अब धीरे धीरे ज्योग्राफी में प्रोफेशनल गेमर बनने जा रहे हो, है ना। इफ यू आर नोइंग कि सर कहाँ टेम्परेचर चेंज होगा और किस कारण होगा, किस कारण होगा। जैसे अक्षांश की बात करते हैं, भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है आपके पास में, ऊष्मा वहां पे ज्यादा होगा आपके पास में। ध्रुवों पे जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो टेम्परेचर कम होगा आपके पास में। तो गोज विदाउट सेइंग हम ये कह सकते हैं कि भैया इक्वेटोरियल एरिया के अंदर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा, जबकि पोलार यानी ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर टेम्परेचर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने के कारण टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कम होगा। ठीक है। ऊंचाई की बात करो कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है, ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता भी यहां पे जो है कम होती जाती है। सारी की सारी गैसें, लगभग 80-90% गैसें तो जो आपके पास में सबसे नीचे वाली लेयर के अंतर्गत है। ग्रीन हाउस गैसें तो यहां ट्रैप हो रखी है, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, शोभ मंडल कहते हैं। तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है। तो विद द इंक्रीजिंग इन द हाइट, इसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस गिरने वाला है दोस्तों आपके पास में। विद इंक्रीज इन हाइट क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस गिरने वाली है, एंड इसी के कारण तापमान भी गिरने वाला है। जैसे हम जोधपुर बैठे, टेम्परेचर ज्यादा, आप मनाली चले जाओ, इक्वेटर के ऊपर ही तापमान सपोज मैदानों में हो, जमीन के नजदीक हो, तो क्या होगा आपके पास में कि सर तापमान थोड़ा सा ज्यादा है। जबकि यही आप थोड़ा सा ऊंचाई पे चले जाओ और पहाड़ों पे चले जाओ, हिल स्टेशन चले जाओ, टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली फिर हम लोग कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो यानी परावर्तन क्षमता। सूर्य का जो प्रकाश आता है, विकिरणें आती हैं, उन विकिरणों को वापस सतह से कितना प्रतिशत जो है वापस परावर्तित या रिफ्लेक्ट कर दिया गया है। तो बर्फ का लिबिडो ज्यादा होता है, तो उच्च एल्बिडो वाले क्षेत्र, जैसे कि बर्फ है, सफेद सतह और किसकी, बादलों की, तो बर्फ है, बादल है, जिनकी हाई एल्बिडो होती है, वो सूर्य की विकिरणों को परावर्तित कर देती है, तो उस क्षेत्र में तापमान वैसे ही कम रहेगा आपके पास में। तो ये मैं लिख सकता हूं कि अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर एल्बिडो यानी परावर्तन रिफ्लेक्शन क्षमता ज्यादा होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि यह व्हाइट सरफेस है, सफेद सतह है, व्हाइट सरफेस है, सफेद सतह है, तो इसके कारण क्या होगा कि सर वहां का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस भी कम होगा। उसका उल्टा कर दो, अगर किसी भी जगह पे एल्बिडो रिफ्लेक्शन कम है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, एल्बिडो कम है यानी रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको एब्जॉर्ब ही कर दिया, ये कौन सी होगी, डार्क सरफेस, जो भी काली होगी, काली सतह जहां पे भी आप देखने की चेष्टा करोगे, वो क्या करेंगे, फिर सतह पे टेम्परेचर फिर क्या कर देंगे, वह बढ़ा देंगे। इसका आप एग्जांपल ले लो, इसका एक एग्जांपल ले लो, क्लाउड यानी बादल, एंड आइस शीट्स या स्नोफॉल, है ना। तो वहां का टेम्परेचर यह क्या करते हैं, घटा के रखते हैं। जबकि वही कोई काली डामर की सड़क होती है ना, वहां पे जाके देखो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा, टेम्परेचर इज वेरी हाई, है ना। गर्मियों के अंदर देख लो, रेदर सर्दियों में भी देख लो आप। फिर होता है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड ऑफ लैंड एंड सी। तो भूमि जो है वह समुद्र के मामले में बहुत ही धीरे धीरे गर्म होती है और बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है ना। जमीन को गर्म करना बहुत ही आसान है, जमीन जल्दी ठंडी भी हो जाती है, जबकि महासागर जो है उनका तापमान धीरे धीरे बदलता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि यहां पे महासागर तापमान धीरे धीरे बदलता है। जबकि उसी एरिया के अंदर आप कोई लैंड बॉर्डर ले लो, जैसे मैं हिंद महासागर में अरब सागर की बात करूं, अरब सागर जो है आपके पास में बहुत जल्दी गर्म हो सकता है, आपके पास में नहीं, वो धीरे धीरे होगा, महासागर धीरे धीरे गर्म होगा, दिन भर वो धीरे धीरे हीट रिसीव करेगा और रात को वो गर्म भी धीरे धीरे होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या पढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लैंड। अब जो लैंड है, भूमि है, वो जल्दी गर्म और ठंडी होती है। कहा जाता है ना, ये धरती मेरी माँ है, मम्मी का नेचर ये
है ना, 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट में यार आ जा बेटा, 2 थप्पड़ लगा के वापस बोलने के लिए बेटा खाना खा ले खाना नहीं खाओगे 2 और लगा लेगी तो ये धरती मेरी माँ है, बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी वापस ठंडी हो जाती है। जबकि महासागर मेरा बाप है। बोले क्यों? बहुत ही धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। पापा को गुस्सा आता नहीं, साल में 3-4 बार ही आता, पर आता है तो भाई रुकता है, वो ढंग से कुटाई होती है फिर उस दिन। तो महासागर तापमान धीरे धीरे बदलता है, ठीक है ना। तो वाटर गेट्स हीटेड स्लोली एंड कूल्स डाउन स्लोली, while लैंड वार्म्स अप वेरी क्विकली एंड कूल्स वेरी क्विकली। यहां पे प्रचलित पवनों की बात करें, जैसे जहां भी जिस क्षेत्र में ठंडी पवनें चलेगी वहां पे तापमान कम होगा। तो किसी भी एरिया में अगर ठंडी पवनें चलेगी, वह उस क्षेत्र में क्या करेगी? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिरा देगी। उसका उल्टा देखो, अगर किसी भी क्षेत्र में लू चल रही है तो वो गर्म पवन है, वो तापमान बढ़ा देगी, है ना। अगर वहां पे गर्म पवनें चलेगी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लू, तो वो क्या कर देगी? उस एरिया का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बढ़ा देगी। पर्वतीय अवरोध की भी हम लोग बात सीख सकते हैं कि सर यहाँ पे पवनें हैं वो पर्वतों के द्वारा की जाती है, अवरुद्ध हो सकती है। तो पर्वत जब पवनों को अवरुद्ध कर देते हैं तो तापमान भी बदल जाता है। राइट, इससे तापमान परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे हिमालय है, वो क्या करता है? उत्तर से आने वाली साइबेरियन ठंडी पवनों को, कोल्ड साइबेरियन विंड्स को रोक देता है। अगर ये साइबेरियन ठंडी पवनें अगर हमारा हिमालय नहीं होता ना, तो हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी को भी पूरा का पूरा ठंडा कर देती। जैसे कि आपका तिब्बत ठंडा है एकदम, पूरा बर्फीली हवाएं चलती हैं, वैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान में बर्फीली हवाएं होती है। धन्यवाद इस हिमालय का, है ना, इस पर्वत का, कि पवनों को अवरुद्ध किया। इसके कारण तापमान इधर का अलग है और हिमालय के दूसरी तरफ का तापमान ही अलग है। समझ में आया? अक्षांश, ऊंचाई, एल्बिडो, भूमि, जैसे लैंड सी डिफरेंशियल हीटिंग, जिसको भूमि समुद्र विभेदन कहा। फिर प्रचलित पवनें हो गई आपकी। फिर महासागरीय धाराओं के कारण, जैसे कई गर्म और ठंडी जल धाराओं के कारण गर्म और ठंडी पवनें हो गई। तो लोकल विंड्स के कारण, पर्वतीय अवरोध, माउंटेन बैरियर्स के कारण भी क्या है? तापमान प्रभावित होता है। तो ये सारे के सारे कारक आपको समझ में आए अच्छे से, राइट। अब एक और आपको साथ साथ में चीज लिखनी है एक डायग्राम बनवा दूं तुम्हारे? डायग्राम बनाओ, चलो आज एक डायग्राम, छोटू सा डायग्राम बनाते हैं। राइट, हम यहां पे थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। अब ठीक है, राइट। अब ये यहां पे हम लोग क्या बता रहे हैं? एक तरफ तो पृथ्वी की ऊंचाई दर्शा रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग तापमान दिखा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास में अलग अलग यहां पे क्या देखने को मिल जाएंगे? पर्यावरण की, वायुमंडल की अलग अलग लेयर्स है आपकी, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले नीचे क्या है आपके पास में कि सर यहां पे पृथ्वी की सतह के पास में है शोभ मंडल। जो ये शोभ मंडल है, जो ट्रोफोस्फेयर है दोस्तों, आपके पास में पृथ्वी की सतह से सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसके बाद में जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सर ये आ जाती हैं आपके पास में यहाँ पे शोभ मंडल खत्म कर देते हैं, सपोज हम लोग, है ना। शोभ मंडल की ये सीमा आ गई और इसके अंदर शोभ मंडल हो गया खत्म। तो जहां शोभ मंडल खत्म हो रहा है उसको हम लोगों ने क्या लिखा था? शोभ सीमा।
ट्रोपोपॉज, सोप सीमा। अच्छा, सोप सीमा के ऊपर क्या आएगा, दूसरी लेयर आएगी जिसको हम लोग कह रहे थे समताप मंडल। क्या नाम दे रहे थे, समताप मंडल। अच्छा, इस समताप मंडल से ऊपर जो है आपके पास में जब बाउंड्री आ जाएगी तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, समताप मंडल के ऊपर की बाउंड्री जो आ जाएगी आपके पास में सर, उसको हम लोग नाम दे देंगे समताप सीमा। तो ये जैसे सपोज ये बाउंड्री है, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने समताप मंडल की सीमा। ठीक है, यहां पे आपको थोड़ा सा सीखना है व समझना है। तो ये तो हो गया ऊंचाई का पैमाना, है ना। तो ये पैमाना हमें क्या दिखाता है दोस्तों आपके पास में, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई को दर्शाता है। और अब ये स्केल किसको दर्शाएगा, ये एक्स है, अब ये वाई स्केल है, तो यह तापमान को दर्शाएगा। यह किसको दर्शाएगा दोस्तों आपके पास में, यह तापमान डिग्री सेल्सियस को दर्शाएगा ये वाला स्केल। अब जब इन दोनों स्केल्स की हम लोग बात करते हैं, जमीन पे जो तापमान होता है आपके पास में, जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं वो धीरे धीरे तापमान कम होता जाता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम छोटू सा आप यहाँ पे मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे। टेम्परेचर जो है आपके पास में, तो इसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे ब्लैक लाइन से, है ना। सो टेम्परेचर शुरुआत में ज्यादा है, पर सोप सीमा तक आते आते ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास में, कम हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास में, कम हो जाएगा। राइट। तो सोप मंडल, पृथ्वी की सतह से लेकर के सोप मंडल की ऊंचाई तक तापमान अलग देखने को मिलेगा। यहां पे ह्रास होता है, तापमान का क्या होता है, धीरे धीरे ह्रास होता है ना। और यह ह्रास दर कितनी है, मतलब जैसे जैसे मैं पर्यावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाऊंगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। 6.5 डिग्री पर सेल्सियस पर किलोमीटर जो है ना। जैसे जैसे मैं वायुमंडल में ऊपर जा रहा हूं, वैसे वैसे हर किलोमीटर 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। फिर सोप सीमा में कहीं कहीं जाते जाते यह स्टैटिक रहेगा। सोप सीमा में कुछ ज्यादा यहाँ पे क्या है, क्या नहीं होता आपके पास में, टेम्परेचर में चेंज नहीं नोटिस किया जाता है। पर जैसे आप समताप मंडल में आ जाते हैं, तापमान में हम वहां पे ओजोन लेयर देखने को मिलती है 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और वहां पे क्या होगा फिर आपके पास में, उस एरिया के अंदर धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, क्योंकि ओजोन लेयर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब कर रही हैं। ठीक है, अतएव तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो वापस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। पर टेम्परेचर इतना भी इंक्रीज नहीं होता कि सतह के तापमान के बराबर चला जाएगा। तो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग अगेन, बट ये इस टेम्परेचर से तो कम ही रहता है। तो टेम्परेचर लगातार समताप मंडल में क्या है, बढ़ता जाता है, ओजोन लेयर के कारण। किस लेयर के कारण बढ़ता जाता है, ओजोन लेयर के कारण। अब जैसे ही हम लोग समताप सीमा से परे जाते हैं, वापस टेम्परेचर जो है वह बढ़ने लगता है। वापस वो टेम्परेचर क्या करता है दोस्तों, आप वापस वो टेम्परेचर घटने लगता है। तो समताप सीमा से इधर चले जाएंगे तो वापस ये टेम्परेचर क्या करेगा दोस्तों आपके पास में, घटने लगेगा। इन सब चीजों को आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है, मेरे साथ साथ में लिखने की चेष्टा करेंगे कि यहां पे सोब मंडल में क्या होगा आपके पास में, ऊंचाई के साथ में तापमान गिरेगा। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत जैसे जैसे मैं ऊंचाई में जाऊंगा तापमान गिरने वाला है। सोप सीमा में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस चेंज नहीं होगा। समताप मंडल में तापमान वापस बढ़ने लगा, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में यहां वापस बढ़ता है, क्योंकि ओजोन के कारण। किसके कारण होता है आपके पास में, मैं लिख देता हूं, ओजोन परत, जो कि मुख्यतः बैंड यहां पे 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे देखने को मिलेगा, है ना। वापस ये जैसे ही आपके पास में मीजोस्फीयर की तरफ बढ़ेगा तो टेम्परेचर वापस यहाँ पे ऊंचाई के साथ गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहां भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर वापस समताप सीमा के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। तो सोब मंडल जो है ना दोस्तों आपके पास में, यह क्या हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है गुरुजी। कि जैसे हमारी यह पृथ्वी है, हमारी यह जो अर्थ है, नहीं मजा नहीं आया नहीं, हाँ सपोज ये जो हमारी पृथ्वी है ये ले लेते हैं।
ये पृथ्वी, और इस पृथ्वी को हम ले जाते हैं यहाँ पे, उप्स, इस पृथ्वी को हम ले जाते हैं ये रही आपकी पृथ्वी, और इसमें दे देते हैं कलर। ठीक है, अब ये जो हमारी अर्थ है ना दोस्तों, इस अर्थ के सरफेस से सबसे पहले क्या है, शोभ मंडल। तो शोभ मंडल पे उष्मा का स्रोत क्या था, सतह पे तापमान ज्यादा क्यों था, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित जो थी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन थी, जिसको हम लोग कह रहे थे आपके पास में पार्थिव विकिरणें, जो कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण थी, लॉन्ग आपके पास में जो है वेवलेंथ रेडिएशंस थी, और उन लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस के कारण यहां पे पृथ्वी की सतह सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे पार्थिव विकिरण, पार्थिव मतलब पृथ्वी से निकली हुई, पार्थिव विकिरण कैसी होती है, लॉन्ग वेवलेंथ, यानी यहां पे लॉन्ग वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य की विकिरण है। अब ये क्या करती हैं आपके पास में, एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, और ये ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज्यादा कहां है, शोभ मंडल में, पृथ्वी की सतह के पास। तो सतह से निकली हुई दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली पार्थिव विकिरणों को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां ग्रीन हाउस गैसेस, और यह ग्रीन हाउस गैसेस यहां पे फिर क्या कर रही है, टेम्परेचर सतह के आसपास सबसे ज्यादा है। पर जैसे जैसे मैं ऊंचाई में ऊपर जा रहा हूं, जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है आपके पास में, वह पृथ्वी की सतह जहां से पार्थिव विकिरणें निकल रही हैं, जो कि हीट का, उष्मा का, ऊर्जा का सोर्स हैं, वो उष्मा के स्रोत से ऊंचाई में बढ़ता जा रहा है। तो यहां टेम्परेचर कम क्यों हुआ शोभ मंडल के अंतर्गत, हम उष्मा स्रोत से, हम पृथ्वी की सतह से, हम उन पार्थिव विकिरणों के स्रोत से दूर जा रहे हैं, और इसी कारण पृथ्वी की सतह में ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं सामान्य ह्रास दर। इसे हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों आपके पास में, वी आर राइटिंग इट एज सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट इसको लिखा जाता है इंग्लिश के अंतर्गत, है ना। अभी सामान्य के अंतर्गत क्या होगा कि जैसे जैसे यहां पे टेम्परेचर ऊपर, जैसे सपोज मैं यहां पे बैठा हूं पृथ्वी की सतह के ऊपर, और यहां पे टेम्परेचर, मेरे रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, पर यही शोभ मंडल में जब मैं ऊंचाई में जाता हूं 1 किलोमीटर, तो कितना है, 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। मैं 2 किलोमीटर ऊपर चला गया हवा के अंदर, एरोप्लेन के अंतर्गत, तो 13 डिग्री कम हो जाएगा। तो सपोज मैं अगर यहां पे 2 किलोमीटर ऊपर जाता हूं तो -13 डिग्री सेल्सियस में कर सकता हूं तापमान, तो 30 में से 13 गया, तो यहां पे क्या होगा, तापमान आपके पास में लगभग 17 डिग्री सेल्सियस होगा 2 किलोमीटर की हाइट पे। समझ में आई बात आपको, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। क्या है लैप्स रेट, अधिक ऊंचाई पर ग्रीन हाउस की सांद्रता कम है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही है, जिससे तापमान कम हो जाता है। ठीक है, सो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वायुमंडलीय आपके वायुमंडल और संकीर्ण होता जाता है, घनत्व कम होता जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कम है। अधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह पे जो वायुमंडल है उससे भी ज्यादा विरल वायुमंडल होता है, और अंतरिक्ष में तो आपके पास में अधिक प्रभावी रूप से जो है उष्मा विकिरणन कर पाती है आपके पास में। सो यहां पे सामान्य ह्रास दर आपको समझ में आई है, नॉर्मल लैप्स रेट समझ में आई, अच्छे से कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डायग्राम आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा। ये इसको थोड़ा सा अच्छे से सीखिएगा व समझिएगा।
इस फोटो को देखो अच्छे से। अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। डायग्राम बनाना मत बना चुके हो तो मेरे हिसाब से जो पहला डायग्राम था वो ज्यादा बेहतर था। अब उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे पृथ्वी की सतह के आसपास में तापमान कितना है 32 डिग्री, है ना, 32 डिग्री। जैसे ही मैं ऊंचाई के ऊपर जाता हूं यहाँ पे धीरे धीरे तापमान देखो घट रहा है। ऊंचाई के ऊपर तापमान हो गया 32 का 22, और ऊंचा गया तो और 12 हो गया, कम हो गया, और ऊपर गया तो 12 से भी कम 2 डिग्री हो गया। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आपके पास में पृथ्वी से ऊपर जा रहा हूं वैसे वैसे तापमान कम होता जा रहा है। दूसरा, जैसे जैसे मैं पृथ्वी के अंदर यूं नीचे आ रहा हूं, जैसे ऊंचाई से नीचे आ रहा हूं, यहाँ टेम्परेचर 2 डिग्री है, सतह के नजदीक आया और ज्यादा, यहाँ पे पार्थिव विकिरणों के कारण तापमान बढ़ गया, और नजदीक आया पार्थिव विकिरण ज्यादा है, ज्यादा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का एब्जॉर्प्शन, तापमान बढ़ गया, पृथ्वी की सतह के नजदीक आ गया। सबसे ज्यादा स्रोत तो उष्मा का वही है, पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और उसके कारण तापमान सर्वाधिक होगा। यह कंसेप्ट आपको सीखना जरूरी है। अब इसी के कारण हम एक और कंसेप्ट समझने की चेष्टा करते हैं, जिस कंसेप्ट को हम लोग हेडिंग दे देते हैं शहरी उष्मा द्वीप। यूपीएससी ने इस पे प्रश्न भी पूछा था। शहरी उष्मा द्वीप क्या होता है? यह शहरी उष्मा द्वीप, इसकी जानकारी आपको लेनी जरूरी है इस क्लास के अंतर्गत। मतलब शहरी क्षेत्रों में तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाया जाता है ना। क्या लिखूंगा इसको मैं? अधिक पाया जाता है। अब इसका एक डायग्राम भी है मेरे पास में, आई वुड लाइक टू शो इट टू यू। ये वाला, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। अर्बन हीट आइलैंड्स क्या हो सकता है? देखिए, ये जो अर्बन हीट आइलैंड है दोस्तों आपके पास में, इस डायग्राम मात्र से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि शहरीकरण के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो उद्योगों के कारण, कॉमर्शियल एक्टिविटीज के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हमारी जो हरित क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, इसके प्रभाव स्वरूप जो है आपके पास में इस क्षेत्र के अंदर सूर्य की विकिरणें जो आ रही हैं, वह सड़कों के काले रंग के कारण क्या होता है, एल्बिडो वहां का क्या है, कम है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, कंक्रीट है, एसफाल्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो गांवों के अंदर जो तापमान देखने को मिलता है ना, उससे कई डिग्री ज्यादा तापमान जो है आपको देखने को मिलेगा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत, कंक्रीट संरचनाओं के कारण। तो इसके मुख्य कारण लिख लो सबसे पहले, इसके कारण, तदुपरांत हम लिखेंगे इसके प्रभाव, कारण व प्रभाव। कारण में सबसे पहला कारण है दोस्तों आपके पास में शहरीकरण। शहरीकरण जहां पे भी हो रहा है, बिल्डिंग्स ज्यादा बन रही हैं, औद्योगिकरण ज्यादा भी हो रहा है, ग्रीन हाउस एमिशन ज्यादा हो रहा है, औद्योगिकरण यहां पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कम हरित क्षेत्र हो सकता है, जैसे आपने ग्रीन एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। और जैसे आपके पास में कंक्रीट की संरचनाएं हैं, और यह ज्यादा से ज्यादा तापमान क्या करती हैं, बढ़ाए रखती हैं, टेम्परेचर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके कारण क्या होगा, जब तापमान बढ़ा रहेगा कि आप कंटिन्यूअसली इन शहरों के अंतर्गत रहते हैं, यहां पे फिर स्वास्थ्य समस्याएं होगी। क्या होगी दोस्तों आपके पास में? स्वास्थ्य समस्याएं आएगी। फिर क्या देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा आप एक एरिया में रह रहे हैं, जैसे ये वाला आदमी रह रहा है गांव के अंदर रह रहा है, यहाँ पे 15-20 डिग्री टेम्परेचर है, एकदम सुनहरा माहौल, बहुत ही मस्त है। अब वही आदमी यहाँ पे रह रहा है, उसको 45 डिग्री टेम्परेचर पे गर्मी लग रही है, यहाँ 20 है, यहाँ 45 डिग्री का टेम्परेचर है। फलस्वरूप क्या होगा, ये एसी चलाएगा तो ऊर्जा खपत में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? आप कूलिंग करने की कोशिश करोगे, आप शीतलन करने की कोशिश करोगे, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े ऑफिस को ठंडा करने के लिए ऊर्जा खपत बढ़ जाएगी। फिर
अब ये सारी ऊर्जा बनाने के लिए कोई फ्री फिजूल में तो आएगी नहीं। औद्योगिकरण, शहरीकरण, ऊर्जा की खपत बढ़ने के कारण क्या होगा, आपके पास ज्यादा बिजली बनानी, ज्यादा कोयला फूकना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आप पर्यावरण प्रदूषण करेंगे तो वायु की गुणवत्ता में गिरावट होगी। वायु गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिल जाएगी। और इसका समाधान क्या हो सकता है दोस्तों, कोई बताना चाहेगा कि सर इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बताइए, इसका समाधान कोई बताना चाहेगा? आप में से कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर मैं मेरे एरिया के आसपास में हरित क्षेत्र को बढ़ा दूं या उच्च एल्बिडो वाली सामग्री का प्रयोग करूं, है ना, ग्रीन एरियाज वे उच्च एल्बिडो यानी परावर्तन क्षमता, इससे क्या होगा, सड़क कालीनी बना के हमने सफेद उस पे जो है पेंट करा दिया, अब सड़क के या एस्फाल्ट के ऊपर जैसे ही रोशनी पड़ेगी, सूर्य की विकिरणें पड़ेगी, वापस परावर्तित हो जाएगी, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। अर्बन हीट आइलैंड का यह एक क्या हो सकता है, आपका एग्जाम्पल हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मेजर जो चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यूपीएससी के ऑनलाइन बैचेस जैसे संकल्प, टाइटन, सृजन, प्रारंभ, ऑप्शनल और प्रहार बैचेस में भी एडमिशन चालू हैं। आज ही रादर संकल्प बैच का जो है आपके पास में ओरिएंटेशन हमारे सर करने वाले हैं, तो आप जाकर के इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड फाइंड आउट कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, किन प्राइसेस पे डिस्काउंट्स भी अभी अवेलेबल है न्यू ईयर के ऊपर, तो आप डेफिनेटली बैचेस को ज्वाइन जरूर करें। अदरवाइज यूट्यूब भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी डेली करंट अफेयर्स जो है हम दे रहे हैं, और हर रोज इस क्लास का कंटेंट भी जो है आपको जगदीश जांगेड़ सर, ये टेलीग्राम हैंडल है, इस पे मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे ग्रुप के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।